नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित। राइटर इस आर्टिकल में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सुपर गवर्नमेंट के तौर पर काम नहीं कर सकती। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स से संबंधित। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन अच्छा कंसेप्ट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। 4 अप्रैल को राष्ट्रपति के द्वारा एक ऑर्डिनेंस साइन किया गया और उस ऑर्डिनेंस का नाम है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। इस ऑर्डिनेंस में प्रोविजन ये किया गया है, ये जो 9 एक्ट्स हैं, इन एक्ट्स से संबंधित जो अपील जाती थी अपीलेट बॉडीज के पास, वो अब नहीं जाएगी। इन एक्ट से संबंधित जो अपील होंगी अब सीधा हाईकोर्ट के पास जाएंगी। तो इसका सीधा सीधा नतीजा ये निकला है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड अब इसको बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा इस ऑर्डिनेंस की सहायता से। इससे पहले कि हम आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, बेसिक्स की बात कर लेते हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड आखिरकार है क्या और कब इसे इस्टेब्लिश किया गया। देखो, इसको इस्टेब्लिश किया गया 15 सितंबर 2003 को। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी की इस बॉडी को इस्टेब्लिश करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। क्या काम दिया गया, क्यों इस्टेब्लिश किया गया? शुरू में तो देखो, जो रजिस्ट्रार अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट, यानी ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रार जो फैसले लेने हैं, किस कंपनी को कौन सा ट्रेडमार्क देना है, कौन सा नहीं देना है, उन फैसलों के अगेंस्ट अपील सुनना। उसी प्रकार से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो मान लीजिए आपने किसी चीज़ के लिए जीआई टैग हासिल करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी, रजिस्ट्रार ने आपको मना कर दिया, तो फिर आप रजिस्ट्रार के फैसले के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते थे इस बोर्ड के पास। इसकी देखो हेडक्वार्टर था इसका। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ऑर्डिनेंस की सहायता से इसको बंद कर दिया गया है। तो ये अब भूतकाल हो गया है, अब ये है नहीं, बॉडी बंद हो गई है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड का हेडक्वार्टर था चेन्नई में। सीटिंग्स इसके अलावा वैसे टोटल 5 जगह पे होती थी इस बोर्ड की: चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद। इसके बाद देखो 2007 में एक और नोटिफिकेशन फाइल की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जो पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 और पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 के रेलेवेंट प्रोविजन थे अपीलेट बोर्ड से संबंधित, उनको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी 2007 की नोटिफिकेशन की सहायता से, यानी इस नोटिफिकेशन के बाद हाईकोर्ट्स जो पेटेंट संबंधित एप्लीकेशंस पर अपील की सुनवाई कर रही थी, वो केसेस ट्रांसफर कर दिए गए इस अपीलेट बोर्ड को। पहले तो जीआई टैग, ट्रेडमार्क, वो केसेस आए थे 2003 में, लेकिन 2007 में फिर जो पेटेंट संबंधित अपील्स थी वो भी हाईकोर्ट से ट्रांसफर हो गई इस अपीलेट बोर्ड के पास। तो ये हमने बात कर ली इस बोर्ड के बारे में, बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखो राइटर इश्यूज के बारे में बताते हैं। राइटर कहते हैं सरकार ने ये बॉडी खत्म कर दी, लेकिन वैसे भी सरकार इस बॉडी को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही थी। काफ़ी तरह के इश्यूज से ये जो बॉडी थी, ये जो बोर्ड था, वो जूझ रहा था। जैसे कि सबसे पहला इशू, 2 साल तक तो इस बोर्ड के चेयरमैन की जो पोस्ट है वो वैकेंट रही। सरकार ने चेयरमैन ही अपॉइंट नहीं किया 2 साल तक। तो सोच के देखिए, चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरफिटेड प्रॉपर्टी, ये जो ट्रिब्यूनल था ना, उसी के चेयरमैन को एडिशनल चार्ज दे दिया गया कि भैया आप ही इस आईपी अपीलेट बोर्ड को हेड कर लीजिए कुछ समय के लिए। एडिशनल चार्ज दे दिया गया। जैसे एक राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल जब इस्तीफा दे देता है या फिर किसी कारणवश दूसरे राज्य का राज्यपाल काम नहीं कर पाता तो एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है ना, उसी प्रकार से एडिशनल चार्ज दे दिया गया अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरफिटेड प्रॉपर्टी के चेयरपर्सन को। दूसरा इशू, इवन देखो 2007 में
2007 में पेटेंट संबंधित नोटिफिकेशन तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी कर दी गई और हाई कोर्ट से केसेस भी चल गए पेटेंट के अपील संबंधित इस बोर्ड के पास, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी समय तक टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट ही नहीं किया गया। देखो, टेक्निकल मेंबर को तो पेटेंट संबंधित इश्यूज़ के बारे में पूरी एक्सपर्टीज़ होती है ना। जब तक आप टेक्निकल मेंबर नहीं अपॉइंट करोगे तब तक पेटेंट संबंधित अपील्स की सुनवाई कैसे होगी। इसके बाद नेक्स्ट इश्यू, इवन देखो इस बोर्ड के चेयरमैन्स ने भी काफ़ी बार क्वेश्चंस रेज किए कि ये जो बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पा रहा है, इसे बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा अंडर स्टाफ्ड और अंडर पावर्ड था ये बोर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल नहीं दिया गया था। इस बोर्ड में जो अपॉइंटमेंट्स होती थी वो डेपुटेशन की सहायता से लोग आते थे इसमें काम करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट से। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो राइटर कहते हैं चेन्नई में देखो काफ़ी बार पावर कट लगता है और बहुत बार तो इस बोर्ड की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इमरजेंसी लाइट में हुई हैं। सोच के देखिए, मतलब बोर्ड जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए है और इतना बड़ा जिम्मेदारी वाला बोर्ड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क बीइंग ए मेजर वर्कलोड। देखो इस बोर्ड को ना ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इनसे संबंधित अपील्स की सुनवाई करनी होती थी, लेकिन सारी चीज़ों को एक साथ ये बोर्ड नहीं मैनेज कर पाता था और ज़्यादातर जो वर्कलोड होता था वो ट्रेडमार्क संबंधित होता था। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे देखो 5 जगह पर सुनवाई होती थी, 5 जगह पर सीटिंग्स थी इस बोर्ड की, तो चेयरमैन को भागना पड़ता था एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो चेयरमैन के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, कोई प्रॉपर सीट थी नहीं इस बोर्ड की। नेक्स्ट, डिस्पोजल रेट बहुत ज़्यादा कम थी इस बोर्ड की। इस्टाब्लिश इस बोर्ड को देखो इसलिए किया गया था कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संबंधित जो अपील्स हैं उनका जल्दी निपटारा होगा, लेकिन बावजूद इसके 20 पेटेंट केसेस को एक साल में डिस्पोज करने की रेट थी इस बोर्ड की। 70% जो पेटेंट केसेस फाइल किए गए इस बोर्ड के पास या तो वो पेंडिंग है किसी न किसी स्टेज पर या फिर अभी तक हियरिंग के लिए आए ही नहीं हैं। इस गति से चलते रहे तो न जाने कितने साल लग जाते इस बोर्ड को उन पेटेंट संबंधित पेंडिंग केसेस को डिस्पोज करने के लिए। लास्ट में कंक्लूजन में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो बोर्ड को इस्टाब्लिश तो किया गया लेकिन बोर्ड को पावर्स नहीं दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया, तो आप इसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी बोलिए। अगर ये बोर्ड अच्छे से काम करता तो हमारे देश में पेटेंट रेजीम अच्छा होता, इनोवेशन और ज़्यादा अच्छे से आती, लेकिन इस बोर्ड ने अच्छा काम नहीं किया, तो ये एक खोया हुआ मौका के तौर पे इस बोर्ड को याद किया जाएगा कि अच्छी इंटेंशंस के साथ इस्टाब्लिश किया गया था लेकिन काम अच्छे से ये बोर्ड नहीं कर पाया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। राइटर देखो इस आर्टिकल में ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सुपर गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर सकता, यानी एक ऐसी बॉडी की तरह काम नहीं कर सकता जो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल हो। जानेंगे क्यों राइटर ऐसा कहते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन मुझे ये बताइए इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पावर कहाँ से लेता है। 2 जगह से पावर लेता है। एक तो आर्टिकल 324 में बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन विल सुपरिंटेंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ये आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है संविधान के। दूसरा, इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होती है। तो इन दोनों से इलेक्शन कमीशंस को पावर मिलती है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। देखो 1991 से लेकर 1996 के बीच टी.एन. सेसान, ये देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। जब इनका कार्यकाल था ना 91 से लेकर 96 के बीच में, इन्होंने इलेक्शन कमीशन की पावर्स का भरपूर इस्तेमाल किया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। इससे पहले देखो इलेक्शन कमीशन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता नहीं था और 91 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा सीरियस लेते नहीं थे। उनको लगता था ये एवं लल्लू सी बॉडी है, इसकी बात हम नहीं मानेंगे। बट ये जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ना टी.एन. सेसान, इनके बारे में तो कहा जाता है कि एक ऐसे अधिकारी, एक ऐसे ब्यूरोक्रेट जो नाश्ते में पॉलिटिशियंस को खाते थे।
असली जो इज्जत है ना इलेक्शन कमीशन ने, असली जो पावरफुल बॉडी का टैग है ना इलेक्शन कमीशन ने, वो इन्हीं के कार्यकाल में हासिल किया था। और इस दिशा में देखो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उस जजमेंट का नाम है मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की, और इलेक्शन कमीशन वो पावर्स इस्तेमाल कर सकता है अपनी तरह से। तो एक प्रकार से देखो सिग्नल मिल गया इलेक्शन कमीशन को कि अरे हमारे पास तो पावर्स हैं, हम तो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट्स आई ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट के फैसले को एफर्म किया, अपहेल्ड किया कि हाँ इलेक्शन कमीशन के पास इस आर्टिकल के तहत पावर्स हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की। तो इस प्रकार से आर्टिकल 324 की तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। जिस दिन इलेक्शंस अनाउंस होते हैं उसी दिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है। शुरू में तो देखो 1970 के आसपास केरला गवर्नमेंट ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट किया था, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन हर एक इलेक्शन से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने लगी। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन सब चीज़ों से डील करती है। जनरल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट्स का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मीटिंग्स, प्रोसेसन, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, ऑब्जर्वर, पार्टी इन पावर, इलेक्शन मैनिफेस्टो, इन सब चीज़ों से डील करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बट देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, मतलब किसी कानून में लिखा नहीं गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अपनी तरह से इंप्लीमेंट करने की। एक बार एक्सपर्ट्स ने बोला था कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानून की शक्ल दे दो, मतलब कोई कानून बना दो ताकि आपके पास ये पावर्स रहे, या फिर जो अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है ना, उसमें ऐड कर लो इसको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पावर्स को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अगर स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी गई ना, अगर एक्ट बना दिया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, तो फिर इलेक्शन ये कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के जो मामले हैं वो कोर्ट के पास जाएंगे, वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था, देखो एक छोटे से टाइम फ्रेम में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना होता है, तो इलेक्शन के कंडक्ट करने से संबंधित जो मामले हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास आने चाहिए। कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट बहुत समय ले लेती है, इलेक्शंस खामखा डिले हो जाएगा। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आप स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं दीजिए, जो चल रहा है वो चलने दीजिए। ये इलेक्शन कमीशन का व्यू था। तो फिर ये हमने पूरा एक बार बेसिक डिस्कस कर लिया कि कहाँ से इलेक्शन कमीशन पावर लाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। आर्टिकल 324 ब्रॉडर पावर तो यहीं से लाता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करता है। इसके तहत माइन्यूट से माइन्यूट जो चीज़ है इलेक्शंस के कंडक्ट से संबंधित, उसको सुपरवाइज करता है इलेक्शन कमीशन। इसके बाद राइटर कुछ और इश्यूज के बारे में बताते हैं। जैसे देखो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, इस ऑर्डर के पैराग्राफ 16A में ये बोला गया है, अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व नहीं करती है तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रद्द की जा सकती है। राइटर कहते हैं कैसे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो स्टैट्यूटरी बैकिंग ही हासिल नहीं है ना, किसी एक्ट में तो प्रोविजन है नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो अगर सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है और पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता चली जाती है, तो ये तो लीगली सस्टेनेबल नहीं है। मतलब कोर्ट में वो पॉलिटिकल पार्टी जाएगी और बोलेगी कि किस कानून के तहत हमारी जो सदस्यता है वो रद्द की गई है, तो इलेक्शन कमीशन जस्टिफाई नहीं कर सकेगी। तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग देना जरूरी है, ऐसा राइटर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इशू राइटर के द्वारा मेंशन किया जाता है ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स से संबंधित। जब देखो इलेक्शन कमीशन किसी राज्य में इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये जो ऑफिशियल है ये ऑफिसर न्यूट्रल होकर काम नहीं करेगा, ये बाइस्ड होकर काम करेगा, तो फिर उसकी ट्रांसफ़र इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा सकती है पहले से ही कहीं और जगह पर। राइटर कहते हैं ये क्लियर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये जो पावर है ना ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र करने की, ये कहाँ से आती है। ये आर्टिकल 324 से आती है या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से निकल के आती है।
इसका जवाब राइटर खुद ही देते हैं। राइटर कहते हैं कि देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन की पावर्स के बारे में नहीं बताता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ गाइडलाइंस देता है कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को और गवर्नमेंट्स को। तो इस कोड में तो नहीं इलेक्शन कमीशन की इन पावर्स के बारे में बताया गया है। अब दूसरे नंबर पे आर्टिकल 324, राइटर का ये मानना है आर्टिकल 324 जो है वो अनलिमिटेड पावर नहीं देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन से संबंधित। राइटर का ये भी मानना है, अगर देखो स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बिना इलेक्शन कमीशन अगर ऑफिशियल्स को ट्रांसफर कर देता है, इवन चीफ सेक्रेटरी और हेड ऑफ द पुलिस फोर्स को भी इलेक्शन कमीशन एब्रप्टली ट्रांसफर कर सकता है। इससे तो पूरा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठप हो जाएगा। राइटर ये भी कहते हैं कि मोहिंदर सिंह गिल केस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जिसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा, इस केस में बोला गया था कि आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन वो पावर्स ले सकता है जिसके संदर्भ में कोई कानून अभी है नहीं, मतलब किसी मामले से संबंधित कोई कानून है नहीं, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी मामले से संबंधित कानून अगर ऑलरेडी है तो फिर अपनी मनमानी इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन को उस मैटर पर ऑलरेडी जो कानून है उसी के हिसाब से एक्ट करना होगा। तो ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स से संबंधित कानून ऑलरेडी है। आर्टिकल 309 ऑफ द संविधान, इसमें ट्रांसफर संबंधित रूल्स के बारे में बताया गया है। इसको बाईपास नहीं किया जा सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद तीसरा इशू है एडमिनिस्ट्रेटिव मूव से संबंधित। देखो, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगती है ना, तो फिर उस समय उस स्टेट में सरकार का कोई भी मिनिस्टर कोई फाइनेंशियल ग्रांट अनाउंस नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, कोई एडहुक अपॉइंटमेंट, ये सब सरकार के द्वारा नहीं की जा सकती एक बार इलेक्शन के अनाउंस होने के बाद, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इंप्लीमेंट होने के बाद। ये तो सिर्फ देखो 2-3 चीज़ों के बारे में मेंशन है। राइटर कहते हैं बट इन रियलिटी कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले अलाउ नहीं की जाती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा कोई एक्शन लेने के लिए जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि उस एक्शन या फिर उस डिसीजन से फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होंगे, या फिर इलेक्शंस की इंटीग्रिटी पर सवाल उठ सकते हैं, वोटर्स इन्फ्लुएंस होंगे। तो ऐसा कोई भी एक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करती सरकार के द्वारा। जैसे राइटर एग्जाम्पल देते हैं, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ केरला को रोक दिया राइस, पल्सेस, कुकिंग ऑयल, इन सब की किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ये किट्स पिछले 1 साल से डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ताकि महामारी के कारण जो सिचुएशन पैदा हुई है उसे एड्रेस किया जा सके। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ने कंप्लेंट फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केरला की सरकार को मना कर दिया, आप ये जो किट्स हैं वो मत प्रोवाइड कीजिए। राइटर कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास की पावर्स कहाँ से आई? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से आई या फिर आर्टिकल 324 से? मतलब जो क्वेश्चन पहले हमने रेज किया था वही क्वेश्चन फिर से इमर्ज होकर आता है। ये पावर आती कहाँ से है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि आप गवर्नमेंट के वो चीज़ें जो पिछले 1 साल से चल रही हैं उनको भी मना कर दो? तो ये सारे इश्यूज बताने के बाद राइटर लास्ट में ये कहते हैं, जस्टिस SM फजल अली ने एक स्टेटमेंट दी थी AC जोस वर्सेस सीवन पिल्लई केस में 1984 में कि देखो, अगर इलेक्शन कमीशन को अनलिमिटेड और आर्बिट्ररी पावर्स दे दी गई तो फिर देखो उस समय गलत हो जाएगा जब एक ऐसा बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे आएगा जिसकी कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हो, जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो, फिर तो वो उसके पास पावर्स अनलिमिटेड होंगी और वो अपनी मर्जी से ऐसे डिसीजंस ले लेगा जिससे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो। तो पॉलिटिकल हैवक क्रिएट हो जाएगा, पॉलिटिकल तबाही आ जाएगी उस समय हमारे देश में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक सुपर गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर सकता। यही राइटर का व्यू है इस पूरे आर्टिकल में, और राइटर ने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देके अपने इस व्यू पॉइंट को साबित करने की कोशिश की है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन अच्छा कंसेप्ट है। आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने L&T कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में
ये भी डिसाइड हो जाता है कि L&T इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते वक्त ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेगी या फिर वेस्ट डिस्पोज करने की व्यवस्था करेगी या फिर कार्बन एमिशंस को कम करेगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ये सब बातें भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच डिसाइड हो जाती हैं। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट। अब टेक्निकल डेफिनेशन देखिए, आप समझ जाओगे। ये एक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, इस केस में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और L&T। तो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट एक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवरी के वेरियस स्टेजेस के दौरान, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का डिज़ाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ऑपरेशन हो, वेस्ट डिस्पोजल हो, कुछ भी हो, इन सब स्टेप्स के दौरान वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम करेंगे। ये दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं। अब इसकी शुरुआत जो है ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट की, वो देखो प्लेयर को चुनने के दौरान ही हो जाती है। मतलब किस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, यहीं से शुरुआत हो जाती है ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट की। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर देखो पहले से ये देखेगी कि ग्रीन टेंडर किसने दिया है, क्या L&T की क्वालिफिकेशन ग्रीन है या फिर नहीं है। मतलब L&T क्या ये बोल रही है कि हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते वक्त ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, ऑन साइट वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करेंगे या फिर कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेंगे। अगर ये सब क्वालिफिकेशन पे खरा उतरती है L&T, तो ही फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया L&T को टेंडर दे, तो ही L&T की बिड स्वीकार करे। तो बिड लगाने से ही शुरुआत हो जाती है ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट की, कि सामने वाली जो पार्टी है कौन से प्लेयर का चुनाव करेगी, इस आधार पर कि ग्रीन क्वालिफिकेशन पे कौन खरा उतरता है, कौन ये सब चीज़ें इंश्योर करेगा, फिर उसी की बिड को स्वीकार करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया, एक बार देखो बिडर का चुनाव हो गया, मान लीजिए काफ़ी सारी कंपनीज ने अप्लाई किया था, L&T ने और JP इन्फोटेक ने, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने अप्लाई किया था, बिड लगाई थी टेंडर हासिल करने के लिए, लेकिन मिला L&T को, क्योंकि वो ग्रीन क्वालिफिकेशन पे खरा उतरती हैं। उसके बाद देखो L&T और सरकार मिल के डिटेल्ड ग्रीन ऑब्लिगेशंस पे बात कर सकती हैं। कितना एमिशन आप कम करोगे, कौन सी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करोगे, कैसे वेस्ट डिस्पोज की व्यवस्था कैसे करोगे, कहाँ पे करोगे, कितनी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा जो प्लांट आप इस्टेब्लिश करोगे, बिल्कुल डिटेल में जाके फिर जिस भी बिडर को टेंडर मिला है उसके साथ सरकार तय कर सकती हैं। और देखो जो भी ये बिडर तय करेगा ना डिटेल में कि मेरी ये ग्रीन ऑब्लिगेशंस होंगी, फिर उसको पूरा भी करना होगा बिडर को। अगर नहीं करेगा तो इसको फिर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, फिर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। लास्ट में राइटर दो बातें ये बोलते हैं। एक तो देखो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट जब इंप्लीमेंट होना तो उसकी थर्ड पार्टी से ऑडिटिंग होनी चाहिए। और लास्ट में तो बस यही बोला जाता है फिर कि ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, विभिन्न देश जो हैं वो कंसर्न हैं, नेट जीरो का टारगेट भी विभिन्न देश अपनाए हुए हैं। इंडिया पे भी प्रेशर है कि इंडिया भी एक ऐसा थ्रेशोल्ड ईयर डिसाइड करे जिससे पहले कि वो नेट जीरो कार्बन को अचीव करें। हालांकि अभी तक इंडिया ने ऐसा कोई ईयर डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके लिए सरकार को प्रॉपर रूल्स बनाने चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।